बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे, ख़बरें भी होंगी और इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी आगे चल के ज्वाइन करेंगे। जिनकी बर्थडे है हमने उनको भी विश करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। कुछ सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और शहर की मवेशी मंडियों के हालात भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। खबरें क्या हैं जी? सीटी स्कैन कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन मार्केट से गायब है जी। ब्लैक में 12,000 रुपये तक फरोख्त होने लगा है। शहर के 12 कदीम दरवाजों की बहाली का फैसला, वजीर आला ने टास्क दे दिया। ईद उल अजहा से पहले गरम मसाला जात 600 रुपये तक महंगे। और फूड अथॉरिटी ने अब क्या फैसला किया, आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। खबरें आप जान चुके हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, अली साही साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चल है आप? अल्लाह करम है। अच्छा जी, अब हालात, हम सबसे पहले सेहत से मुतालिक खबरें इसलिए रखते हैं कि हमें ये लगता है कि तरजीहात में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए और बारहा डिस्कस करने के बावजूद हर रोज़ वो जैसे ना खोदते चले जाएं, कोई ना कोई मसला निकलता ही आता है। हम सीएम साहब को तो खासे एक्टिव देख रहे हैं। कभी वो पीआईसी जा रहे हैं, कभी वो शादरा अस्पताल जा रहे हैं, कहीं वो बेडशीट चेंज करने के अहकाम जारी कर रहे हैं, कहीं वो टास्क ये दे रहे हैं कि जी एसी कहीं का बंद नहीं होना चाहिए, कहीं वो सेहत कार्ड के हवाले से हमने कल एक खबर आपके साथ शेयर की। लेकिन हालात इस कदर बिगाड़ का शिकार हैं कि आपके लिए मेरे ख्याल से एक के बाद एक नया मसला सर उठा लेता है। ब्लैक में 12,000 रुपये में ये इंजेक्शन फ़रोख्त हो रहा है और ये इतना ज़रूरी इंजेक्शन है कि आपने जो इलाज करना है, बुनियादी इलाज, उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। सिटी स्कैन, मेरे ख्याल से ये कलर्ड आपका सिटी स्कैन हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट इसमें वाज़ेह तौर पे पता चल जाता है कि असल में एक्चुअली बीमारी की नौयत क्या है या प्रॉब्लम क्या है। आमिर भाई, आपसे आगाज़ कर लें। आपने पहली बात तो बिल्कुल ठीक की कि ये इंजेक्शन जो है सिटी स्कैन करते वक्त लगाया जाता है ताकि जो अंदर के हालात हैं, जो जहाँ पे बीमारी है उसकी तशख़ीस सही तरीके से हो सके और वो कलर जो है वो आपको बता देता है जी। इसीलिए वो इंजेक्शन लगाया जाता है। मैंने भी एक दफ़ा ये कराई थी तो इंजेक्शन लगा था। और अब ये गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो माफिया जो पिछले दौरे हुकूमत में काम कर रहा था, कभी आपको याद है स्टंट जो थे वो ब्लैक में मिलते थे, हाँ। कभी जान बचाने वाली अद्वियात और इंजेक्शन जो है वो नहीं मिलते थे। और अब इनकी नज़र जो है ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ से लीकेज है और उसको बंद करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ कोई अपना काम करने को तैयार नहीं है। शदारा में एक विज़िट जो था, जो कि सरप्राइज़ विज़िट था चीफ मिनिस्टर, निगरान चीफ मिनिस्टर का, उसके बाद देख लें रोज़ाना कोई ना कोई अफसर वहाँ पहुँचा ऐसे ही है। और 5,000 AC भी मंजूर कर दिए। उसी एक हॉस्पिटल की बदौलत ये हुआ। और वहाँ पे अद्वियात लोग पर्चियाँ दिखा रहे थे कि वो बाज़ार से ख़रीद कर लाए हैं। और उसके बाद देख लें आज भी आप खबर कल भी छपी हुई थी कि कोई गया था वहाँ पे, मिनिस्टर गए थे, आज भी छपी है कि वो गोंदल साहब गए हैं और उसके साथ सेक्रेटरी सेहत गए हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें निगरान वज़ीर आला ही की जिम्मेदारी है जहाँ जहाँ जाएंगे कि वो जाएं और प्रॉब्लम तो ख़त्म नहीं होंगे? देखें, इसके लिए एक मरबूत निज़ाम और एक अच्छी टीम बनाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का मसला नहीं है। ये लीकेज पिछले दौर में तो खैर बेशुमार हुई डॉक्टर यास्मीन राशिद की, क्योंकि अप्रोच ही डिफरेंट थी और उन्होंने इस पर बिल्कुल काम नहीं किया था। तो ये ऐसी अद्वियात जो कि जान बचाने के लिए, तशख़ीस के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होना चाहिए। इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता कौन है? बिल्कुल ऐसे ही है। इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो लोग जाते हैं जो बेचारे अपने खाने पीने से भी आवाज़ार हैं। उनका ख्याल है कि 10 रुपये की पर्ची देंगे या वो कार्ड का रेफरेंस देंगे तो उनका इलाज हो जाएगा। अगर उनको भी ये कहा जाए कि अद्वियात बाहर से लेकर आएँ तो मेरा ख्याल है ये जुल्म है। और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जहाँ इतना बजट रखा सेहत के बारे में पंजाब गवर्नमेंट ने, तो उसमें ये चीज़ें शामिल करें कि कहीं किसी दवा की, ये तो सिर्फ लाहौर शहर के हॉस्पिटल की बात जाहिद चौधरी ने की है, मेरा ख्याल है पूरे पंजाब में जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत इससे भी अच्छा, चंद 100 रुपये है। मैं साई साहब आपसे जानना चाहूँगी, जिस इंजेक्शन की कीमत चंद 100 रुपये है, यहाँ पे मेंशन जाहिद साहब ने किया है कि जी वो मिल रहा है 12,000 रुपये तक। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस पर चेक एंड बैलेंस रखना, इनका सज़ा जज़ा का निज़ाम माना माफिया होता है।
हर जगह पर होता है, लेकिन ये चंद 100 रुपए वाला 12,000 रुपए में आ जाना, इतनी खुली छुट्टी माफिया को। ना ये पहली दफ़ा थोड़ा हुआ है, ये हाँ, तो ये आपने भी देखा आपकी बात बिल्कुल है। ठीक हम है। जब कोविड आता है, डेंगू आता है, तो आपको तो वो मेडिसिन भी नहीं मिलती जो 2-4 रुपए में अवेलेबल ऐसे होती ही हैं। है। मैं मास्क पे लोगों ने करोड़ों रुपए इस्तेमाल किए। करोड़ों रुपए कमाए। मैं आपको एक पैनाडोल मैं दवाई। लिटरली आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी भाभी एक दिन मेडिसिन लेने गई, बड़ा क्राइसिस था डेंगू के दिनों में, तो एक पत्ता जो 20 रुपए का मिलता था वो 450 रुपए में मिला उनको। अंदाजा करें, अल्लाह। तो ये बताएं अंदाजा करें। कि ये कितना क्राइसिस है, कौन इसका जिम्मेदार है। अमीर आदमी जो है उसको तो हल्की फुल्की पेन शुरू होती है तो वो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाता है, पैसों का तो वो पूछता ही नहीं। वो कहता है जितने पैसे भी लगते हैं मेरा इलाज मुआवजा हो, सारे वो टेस्ट करवाता है। किसी जगह पे उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हर जगह पे अपने जो पैसे हैं वो खर्च करता है। लेकिन गरीब आदमी जो है, मैंने देखा है उसकी जब बीमारी पीक पे पहुंच जाती है तब वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता सही बात है। और फिर सरकारी हॉस्पिटल में जो उसके साथ होता है, ये सीएम साहब के जो विजिट्स हैं वो सारा कुछ चीज़ों को यहाँ कर रहे हैं कि चाहे वो शादरा हॉस्पिटल है, न्यू हॉस्पिटल है, सर्विसेज है, या जना है, या जनरल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जो मरीज़ों की हालत है वो यकीन करें नहीं देखी जाती। मैं कल भी पीआईसी के आगे से गुजरा था, जितने लोग अंदर से आ रहे थे ना, वो ऐसे लग रहा था कि इनको दोबारा हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत है। तो खुदारा ये बेसिक चीज़ें हैं, ये जिस भी एजेंसी का काम है, जिस भी इदारे की ये जिम्मेदारी है, उसको चाहिए कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इनका ख्याल रखा जाए। यही तो गरीब जो है वो किस लिए जाता है सरकारी हॉस्पिटल, वो इसीलिए जाता है कि वहाँ पे उसकी दादरसी हो जाएगी, वहाँ पे उसके पैसे खर्च नहीं होंगे, उसका बेहतर इलाज मुआवजा हो जाएगा। और फिर लाहौर जैसे बड़े शहर में जहाँ पे इतने इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, इतना इतना बड़ा इस चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है लोग आते तो वो उसकी हमेशा किल्लत ही पाई गई है। अच्छा, ये तो इंजेक्शन की बात हो रही है, मेरे ख्याल से बहुत ही लिमिटेड सरकारी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन की सहूलत आमिर भाई मौजूद है। पहले मशीनें कहीं खराब रहती है, अक्सर हम खबरें चलाते हैं एग्जैक्टली ये कि कमरा सिटी स्कैन का बंद है। मैं तो आपसे यही कह रहा तकनीकी हूँ, खराबी ये तो है। सूबाई दारुल हुकूमत की बात हो रही है, लाहौर शहर की बात हो रही है, जिसके मुतालिक तख्ते लाहौर का नाम इस्तेमाल करते हैं। आप ज़रा जनूबी पंजाब की तरफ चलें, आप ज़रा सेंट्रल पंजाब के उन शहरों की तरफ चलें जो कि छोटे शहर कहलाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स की, DHQs की, THQs की, वहाँ क्या सूरत हाल है? वहाँ तो डॉक्टर्स ही नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है, नर्सेज ही नहीं है। ऐसे ही आप कभी हाँ, स्कूल अद्वियात तो दूर देखें, की बात है ना, स्कूल वहाँ और तो आपको हॉस्पिटल देखने वाला कोई नहीं देखें। है। अमर भाई मैंने स्कूल देखा, कब्रिस्तान की दीवार के साथ है, कोई कमरा नहीं, एक छोटा सा कमरा है उसमें। तो क्या वहाँ पे एजुकेशन है और हेल्थ का क्या वहाँ पे सिस्टम है? कोई पूछने वाला नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट के हेड्स हैं वो अपनी अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में बैठे हुए हैं, अपने अपने मामला देख रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, ना पब्लिक की, और ना वो इस बात पे उनको रहम आता है कि ये जो आवाम है ये आपके रहम करम पे है, अल्लाह ताला के बाद ये आपके हॉस्पिटल में आ रही हैं, कोई इनको देखने वाला नहीं है। हो सकता है वहाँ पे आपका कोई जो अटेंडेंट है वो कोई नर्स हो या कोई डिस्पेंसर हो, तो वो पेशेंट्स को डील कर रहा है। ये तो फिर लाहौर जैसा बड़ा शहर है जिस पे बहुत सारी सियासी जमातों का फोकस होता है जी कि लाहौर को हमने अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड हॉस्पिटल्स की ये हालत है कि यहाँ पे जो बुनियादी टेस्ट हैं उनके लिए जो इंजेक्शन है या ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात भी अक्सर औकात ख़त्म हुई होती है। तो इस पे सोचना होगा। मैं तो कहता हूँ निगरान वज़ीर आला जो हैं वो जिस तरह से हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम क्योंकि लोग उनके ज़ेरन की काम कर रहे हैं पिछले 15 साल से, तो हमें तो अंदाज़ा है कि वो हेल्थ के बारे में कैसे कॉन्शियस रहते हैं और अपने वर्कर्स का कैसे ख्याल रखते हैं। लेकिन पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, उसमें इस तरह की लीकेजेस, और वो भी लाहौर शहर के अंदर, कि आपको चंद सौ वाला इंजेक्शन 12,000 में ऐसा मिल रहा है। भाई अब तो मेरा बात ख्याल ये है ना, कि चले मान लिया निगरान वजीर आला इसका भी नोटिस ले लेंगे, मार्केट में प्रोवाइड हो जाएगा, माफिया को पकड़ लिया जाएगा, कल कोई और मसला सर उठा लेगा। नहीं, ये बड़ी डिटेल से रहेंगे सामने। वही मैं कह रही आप हूँ। मुझे ये बताएं, मैंने पिछले दिनों हमने खबर चलाई है, अब वो अद्वियात जिनकी मुद्दत मियाद 2024 और 26 है, उसको अंधे कुएं में फेंक दिया गया सिर्फ उस माफिया को प्रॉफिट देने के लिए जो हॉस्पिटल्स के बाहर दुकानें बना के बैठा। ऐसे ही ऐसे ही हमने वो खबर चलाई है और उसमें वो अद्वियात दिखाई हैं, उनकी उन इंजेक्शंस की, उन अद्वियात की एक्सपायरी डेट 2026 और 2024 है। लेकिन उसको क्यों फेंक दिया गया? ना वहाँ उस THQ में कोई डॉक्टर था, ना कोई स्टाफ था, पैरामेडिक स्टाफ और चौकीदार ये मिल जाते हैं बाहर दुकानदार माफिया के साथ। डॉक्टर ने एक टाइम पे आना होता है, उसके टाइम पे आने पर वो जो अद्वियात लिखते हैं तो कहा जाता है स्टोर में नहीं है, और वो वाकई स्टोर में नहीं होती, वो कुएं में होती है। ऐसे ही तो किसी जगह कुआं है, किसी जगह खाई है, किसी जगह
ये तो वो एक गेम हुआ करती थी सुपर मारियो। तो ये निगरान वज़ीर आला को सुपर मारियो बनना पड़ेगा कि एक के बाद एक खड्डा, एक के बाद एक ऊंचाई, एक के बाद एक परिंदा, कोई नीचे से कोई और डॉक्टर दरिंदा। ये सारे परिंदे दरिंदे चरिंदे जो हैं, जो कि इस मुल्क को, इस सूबे को, शहर को खा रहे हैं, उनके खिलाफ सुपर मारियो का किरदार अदा मुश्किल करना टास्क है मेरे ख्याल मैं तो से। यही कहा सुपर मारियो बनना पड़ेगा। निभा कौन लेंगे। सी स्टेज पर जाकर ये हिम्मत हारते हैं, ये माफिया उसका इंतजार करें। नहीं, ये डॉक्टर्स जो हैं बड़ी अपने जोरे बाजू पे लिख के देते हैं मेडिसिन के, फलां स्टोर से जाके लेके हैं, टेस्ट जो है फलां लेबॉर्ट्री से करवा के हैं। तो मैं अभी एक दिन एक बंदे से चेक किया तो पता चला कि डॉक्टर साहब का इसमें 30% जो शेयर है, जो भी बात टेस्ट है साई साहब। इवन प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट चले जाएंगे, जिस डॉक्टर के पास वो टेस्ट करवाने की लैब नहीं है, वो आपको कहेगा फलां लैब से ही टेस्ट करवानी है। आप चाहे किसी शहर की बड़ी लैब में चले जाएं, उसके टेस्ट लिए हैं, वो कहते हैं नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में जाए तो बाहर ना एक वो पर्ची सी लगी होती है, मेडिकल रैप का अंदर दाखिल होना मना है। आप किसी एमएस के कमरे में चले जाएं, आपको मेडिकल रैप बैठे हुए नजर आए। ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही कहा। एक लाइनों में लगे होते हैं। और इन डॉक्टर्स को बिरून मुल्क के दौरे फैमिली समेत और वीआईपी ट्रीटमेंट, इनके घरों में एसी, एलईडीज, हर चीज जो है, सारा हर कुछ चीज। वही कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से निगरान वज़ीर आला इस पे ऑलरेडी बड़ा काम कर रहे हैं, मजीद काम करने की भी ज़रूरत है। हर रोज़ इस तरह से अवाम के मसाइल सामने आते रहेंगे, हम लाते रहेंगे। और तरजीहात इस खबर को सबसे टॉप पे रखने का मकसद भी सिर्फ यही था कि ये अवाम के मसाइल हैं। अना एक बात और मैं कहना चाहिए जी, चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो रोजाना मौत देखते हैं। सही कह रहे हैं आप। हम लोग कभी हॉस्पिटल में चले बहुत जैसे एक आध मायूसी होती जनाजा है। देखें ना, तो हम उस वक्त हमारे अपने पसीने भी निकल जाते हैं अल्लाह रहम और हम कहते हैं कि अल्लाह के आगे पेश होना है। हमने भी एक ऐसे ही है, ऐसे ही है। इन लोगों ने भी पेश होना है, जो ये कमीशन खाते हैं, जो ये लोग अद्वियात को फेंकते हैं, सही बेचते हैं सही और माफिया को फ़ायदा पहुंचाते हैं। याद रखें, एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है और उस दिन किसी ने किसी का चारा नहीं बनना है। सही कह रहे हैं। नहीं, ये दुनियावी तौर पे आप फ़ायदा ले सकते हैं, रूहानी तौर पे आपको कहीं ना कहीं इसके असरात नज़र आ रहे होते हैं। आप देखें जो जितने भी करप्ट लोग हैं, उनको कोई ना कोई घर में ऐसा मसला है, सुकून नहीं है जिंदगी उनको में। बिल्कुल अल्लाह सुकून ताला नहीं है। आपको चीजें दिखा, लेकिन साहिद साहब अफसोस की बात ये हम फिर भी नहीं समझते हैं। समझते तो है ही नहीं। हालांकि ये बड़े चैंपियन लोग हैं जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके पास चले जाएं, इनको हर स्ट्रेटजी का पता है, ये पुलिसिंग का भी इनको पता है, आप कहेंगे पीआर के मामलात का भी इनको पता है, हर चीज़ का पता है। बस अल्लाह लेकिन जो ताला घर से में हो रहा है रहम उसका मांग नहीं इनको सकते पता। हैं। सीधे चलो, रास्ते मौत पे नहीं अल्लाह पता। ताला सबको लेकर आए और सबके लिए आसानियां फरमाए, क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं, बीमारी की हालत में आते हैं, आगे दरवाजे उनको बंद मिलते हैं, या पता चलता है कि जितने पास उनकी जेब में पैसे हैं उससे तो कुछ भी नहीं इलाज होने वाला। जिस मायूसी में वो लौटते हैं, जो उनकी आंखों में उम्मीद होती है, उसका मेरे ख्याल से बयान करना अल्फाज में मुश्किल है। सो अल्लाह ताला सब पे रहम करे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये हालात बेहतर करना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम गुड लक कहना चाहेंगे सीएम साहब को, जो कि बेहतरी के लिए काम तो कर रहे हैं। सो आगे भी इसी तरह काम होता रहा तो आई विश, आई होप कि लोगों की मुश्किलात कम होंगी। ब्रेक के बाद आते हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आ जाते हैं जी अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, वज़ीर आला ने टास्क दे दिया है, शहर के 12 कदीम दरवाज़ों की बहाली का फैसला कर लिया गया है। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है और अंदरून शहर की खूबसूरती जो है वो इस पर बहुत हद तक मुनहसर है। बारहा इस पर काम करने के बारे में हमने देखा भी कि हुकूमतें प्लान बनाती रहीं, लेकिन ये कितना ज़रूरी है और कितना बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि वहाँ से आप रेडियों का ख़ात्मा कर सकें, तजावुज़ात का ख़ात्मा कर सकें, जिस तरह से जाबजा तारे वहाँ पर हैं, वह बहुत मुश्किल टास्क है। आमिर भाई, मुझे एक बात तो हैरत है, 13 दरवाजे 12 क्यों नॉर्मली लोग 12 ही वैसे कहते हैं, मैं हर जगह 12 दरवाजे। कौन से? ये तो निगरान वज़ीर आला है ना, और ये वॉल सिटी है अथॉरिटी, इनको तो पता है कि 13 दरवाजे हैं। तो ये पहली बात, मुझे शायद इन्होंने एक आध दरवाज़ा कर लिया हो। मैं सुबह से इस खुशफहमी में हूँ क्योंकि दिल्ली दरवाज़ा इनका पहला टास्क था, तो शायद उसको मुकम्मल कर लिए, तो उसके बाद 12 दरवाजे हैं। सबके लिए मैं वैसे भी बता दूं कि लाहौर के 13 दरवाजे हैं, 12 नहीं हैं। और 13 दरवाजे मैं आपको फिंगर टिप्स, मैं रहने वाला हूँ, हमें पता है 13 दरवाजे हैं। बता दें, आपको बता दूं, बता दें। शालमी से शुरू होते, शालमी पहला है, मोची दूसरा है, जिसको मोती दरवाज़ा है, इसको बाद में मोची कर दिया गया। ठीक है। फिर अकबरी आ गया, 3, अकबरी के बाद दिल्ली आ गया, 4, दिल्ली के बाद यकी पीर जकी शरीफ के नाम, शहीद के नाम पे है, 5 हो गए। उसके बाद शेरामाला आ गया, 6 हो गए, कश्मीरी आ गया, 7, फिर उसके बाद आ गया रोशनाई दरवाज़ा,
आपका 8 हो गए। फिर उसके बाद आ गया आपका कश्मीरी दरवाज़ा, मैंने लिखवा दिया। हाँ जी, शेरा वाला भी हो गया। हो गया। इसके बाद आ जाए आपका आ जाएगा भाटी दरवाज़ा आ जाएगा, 9 हो गए। 9 हो गए। फिर आपका मोरी दरवाज़ा आ जाएगा 10। और फिर आपका आ जाएगा लोहारी दरवाज़ा 11। अच्छा, इसके साथ दो ये की मैंने लिखवा बाटी गेट जकी मैंने लिखवा नहीं, दिया बाटी आपको। जकी लिखवा दिया मैंने आपको। नहीं, बाटी नहीं, शालम भी ऐड कर लिया है। चल शालम भी ऐड बाटी नहीं दिखवाया। तो ये दरवाजे हैं, 13 दरवाजे हैं टोटल, 12 नहीं है। पहली बात मुझे ये बता दें, ये टास्क आप अब वैसे दूसरी तरफ ले गए बात को, लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क है आमिर भाई। ये मुश्किल नहीं है, आसान है। नहीं 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 नहीं, ये मैं बहुत नहीं आसान मानती। है। आमिर भाई बहुत कैसे आसान है? वहाँ पे जो मैं बता देता माफियाज हूँ। हैं, और सर फिर मैं हर बता चीज़ देता में तो माफियाज हैं। देखें, वॉल सिटी अथॉरिटी को काम करना आ गया है। इन्होंने जितने तजर्बात करने थे वो इन्होंने दिल्ली दरवाजे से जो इन्होंने रॉयल पेडिस्टेरियन वे बनाया है उसमें इन्होंने हासिल कर लिए हैं। पूरे टास्क हासिल किए, पूरी तजावजात का खात्मा किया। आप सोच नहीं सकते शाही हमाम जो है वो उसका क्या हालत थी उसकी, तो उसको भी इन्होंने अगर ठीक कर लिया। अच्छा, हम टकसाली दरवाज़ा भूल हाँ, गए। ये ये उन्होंने टास्क हासिल कर लिया, तो इनको काम करना आ गया है। इन्होंने वजीर खान की मस्जिद के बाहर जो तजावजात थी हमने तो देखी हुई हैं, लोहे की दुकानें थी और पता नहीं क्या कुछ था, ख़त्म कर दी इन्होंने। वहाँ पे बहुत सारी गलियाँ जो हैं उनकी सफाई मुकम्मल कर ली। तो अब इनको काम करना आ गया है। कोई मुश्किल नहीं है अकबरी दरवाज़ा बनाना, कोई मुश्किल नहीं है मोची दरवाज़ा बनाना, कोई मुश्किल नहीं है यक्की दरवाज़ा बनाना, क्योंकि ये सब काम ये आप जानते हैं। वॉल चॉकिंग का खात्मा नहीं कर सके, आप वहाँ नहीं, से वॉल सिटी रेडी ने वॉल बानों चॉकिंग को का नहीं खात्मा हटा नहीं करना। सके, तारों को नहीं आप वो वहाँ से। आपकी तारें रेडियाँ आपको वहाँ किसने पे कह हैं, दिया खत्म पार्किंग। नहीं है? आमिर भाई जाने दे, गेट के ऊपर सारी तारें मैंने आप देखी। अगर अंदरून शहर कभी गई, अच्छा आप तो हैं अंदरून शहर, अगर आप अंदरून शहर में रहती तो आपको पता है दिल्ली दरवाजे के साथ साथ सारी वायरिंग कैसी हो गई। एक दरवाजे की बात कर रहे हैं ना, तो ये आ गया ना काम करना, एक ही काम एक दफा काम करना आता है ना इंसान को, उसके बाद वो उसको प्रैक्टिस हो जाती है। नहीं तो फिर आमिर भाई सबसे बात बड़ा सुने, मसला आमिर सबसे भाई बड़ा मसला तजावजात का होता है। विरसे को तो उसी तरह महफूज करना है जिस तरह का चलता आ रहा है। ये तो हर जगह नहीं नहीं, लगा के उसे पेंट कर देते हैं। अगर आपने वजीर खान की मस्जिद को ख़राब करने के लिए वहाँ पे कील ठोके हुए, तो ये बात तो नहीं है कि ये कील हमारा विरसा हो गया और उसको हम बाहर ना निकालें। कील तो विरसा और नहीं, उसको बाहर ना करें। ईंटें तो वर्षा है। नहीं सर, ईंटों कौन उखाड़ रहे हैं? ईंटें जो उखड़ी हैं उसी तरह। नहीं भाई नहीं, आप शायद जाके देखें, वहाँ पे मकानात की बहाली देखें, वहाँ के लोगों की खुशी देखें, वहाँ तारों के जाल ख़त्म कर दिए गए, वहाँ गैस की पाइपलाइंस को बदल दिया गया, पानी की पाइपलाइंस को बदल दिया, दरवाजे की बात कर रहे हैं ना। 12 में से 13 में से एक दरवाजा तो दिल्ली दरवाजा है ना। बिल्कुल तो 100 साल लगेंगे 12 है, मैं वही कह रही हूँ ना। 100 एक साल दरवाजे नहीं का लगेंगे। ना। क्यों 100 साल लगेंगे? आमिर भाई अब नहीं लगेंगे। अब आपको शालमी दरवाजा बनाने में कोई प्रॉब्लम, जितनी तजावजात है आप खत्म कर सकते हैं और जगह मौजूद है। ऐसे अकबरी दरवाजे के लिए जगह मौजूद है, आपकी मोची दरवाजे के लिए जगह मौजूद है, तो इनको दरवाज़ों को बनाया जा सकता है और बड़ा खूबसूरत बनाया जा सकता है और उसी डिज़ाइन में बनाया जा सकता है। इसको शालमी जो है ये आलमगीरी गेट भी कहलाता है। तो ये इन गेट्स को जब तक आपको नहीं लगता कि वहाँ पे बिजनेस हब भी हमारा यही अंदरून शहर है? बिजनेस हब रखें, तो वहाँ पर ताजिर भी आ सकते हैं। सबसे पहले जो काम है जो शायद वॉल सिटी वालों ने भी बताया कि नहीं है कल, क्योंकि बरूद खाने में हुई है मीटिंग, किले के शाही किले के बरूद खाना इन्होंने मीटिंग हॉल बना दिया वॉल सिटी वालों ने, पुराना बरूद खाना सिखों का। और सबसे ज़रूरी काम ये है कि शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक दाखिल ना हो। ये जो आपके रात को सर्कुलर रोड पर लोडर्स और 36 व्हीलर्स और 22 व्हीलर्स आते हैं, ये ना आए, ट्रक्स ना आए, ये माल कहीं बाहर उतरे, बंद रोड की तरफ कोई जगह हो, रोडा में कोई जगह इस तरह की बना दें, वहाँ से उतरे, वहाँ से छोटी गाड़ियों के अंदर, मजदा के अंदर जो है ये शहर में आए, इससे ट्रैफिक बहाल रहेगी। दूसरा, आपने जो जिस तरफ निशानदही की वो तजावजात का खात्मा भी करना आसान हो जाएगा। हमने ये किया कि हमने बाग ख़त्म किया और सुपर शालम मार्केट बना दी। हमने बाग ख़त्म किया, सुपर शालम मार्केट बना दी। उसकी एक एग्जांपल लेके लोगों ने बागात पर वहाँ कब्जा कर लिया। आपको पता है अंदरून शहर की दीवार के साथ साथ वॉल सिटीज़ को क्यों कहते हैं? दीवार थी इसकी चारों, बिल्कुल कब्जे हो गए। तो हर जगह पे कब्जा। अच्छा, ये हर जगह पे कब्जा है, तो सही साहब कब्जा छुड़ाने वाले भी तो मौजूद हैं। तो क्यों नहीं? मुझे एक रात में वॉल सिटी वालों का फ़ोन आया रात को 12 बजे, उन्होंने कहा जी हमारा गेट बचा दें शेरा वाला, उस पर अभी आज भी शेर बने हुए हैं, शेरा वाला गेट बचा दें। मैंने क्या हुआ? कहते जी वो माफिया जो वो कब्जा कर रहा है, हमारे बंदे गए उनको मारा भी है उन्होंने। उनके पास कोई 24 के करीब कलाशन कोफे हैं, वो तसला है, और कोई 100 के करीब लोग हैं जो
उस दरवाजे की दीवार के साथ एक प्लाजा खड़ा करना चाहते हैं। सही। और रात 12 बजे मुझे याद है, मैं उस वक्त मैंने दफ्तर फ़ोन किया और रिपोर्टर नाइट रिपोर्टर को भिजवाया, टिकर चलवाए, तो वो काम रुक गया। उसके बाद वॉल सिटी का वहाँ पे उस जगह पर कब्जा हो गया। मुझे ये बताएं, क्या ये मुश्किल काम है एक अथॉरिटी के लिए, जब उसके पीछे निगरान वज़ीर आला जैसा विजन रखने वाला बंदा मौजूद है, जो कि हर जगह से रास्ता निकालना जानता है और जो इन बदमाशों को इनको नथ डालना जानता है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है जी, ईद उल अजहा से पहले गरम मसाला जात 600 रुपए तक महंगे। ज़िला इंतजामिया गिरा फरोशी पर काबू पाने में नाकाम है। शहरी मुतालिबा ये कर रहे हैं और यहाँ तो ज़िला इंतजामिया नाकाम ही है। अभी मवेशी मंडियों में भी हम बात कर रहे थे कि ज़िला इंतजामिया का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। साई साहब कहते हैं सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। आमिर भाई कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग व्यापारी रो रहे हैं, इंतजामात नहीं है। खैर पहले ये बात कर लेते, उसके बाद उस पर आएंगे। अच्छा जी आमिर भाई, साई साहब आपसे जान लेते हैं, ये गिरां फरोशी पर किसने काबू पाने? हाँ ना, ये तो हम रोज बता के थक गए हैं ये खबर। अच्छा वो माफिया जो हर टाइम के, अभी आपको प्याज लहसुन की कीमत भी कुछ दिन में पता चलेगा बढ़ गई है। वैसे मुसलमान हैं जो हमारे ताजर बरादरान हैं, ये मैं तस्दीक नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, हाथ में तस्बीह, नमाज छोड़ते नहीं। कुछ मेरे और भी भाई हैं जो बिल्कुल काम करें ना करें, नमाज के वक्त फौरी मस्जिद में पहुंच जाते हैं, फिर सिगरेट भी पी के आते हैं, चाय भी पी के आते हैं। तो लेकिन जब ये असल काम करने की बात जो है, जो रहम करने का वक्त है, ये रेट्स इस तरह बढ़ा देते हैं कि आपकी सोच है। अभी जो टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, धनिया, लीमू है, इनकी कीमतें ईद से 2-4 दिन पहले इस तरह ऊपर चली जाएंगी। को अगर ईद के ये 10-12 दिनों में छुट्टियां एंजॉय करने के लिए गोश्त मिल जाएगा, रमजान में कोई चीज़ सस्ती मिलती है आपको ना? सवाल ईद, छोटी ईद पे देख लें, वो रमजान के रेट से भी डबल हो जाते हैं। अब बड़ी ईद पे लोगों को गोश्त तो मुयसर होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि सब्जी और जो एसेसरीज हैं गोश्त के लिए वो सारी महंगी हो जाएंगी। ज़िला इंतज़ामिया की पता नहीं क्या रेट है, सब्जी मंडी को कौन देखता है। सुबह सुबह खबर में तो हम ये भी देखते हैं कि SP भी जो है वो सब्जी मंडी जाते हैं, AC भी सब्जी मंडी जाता है, DC भी विजिट करते हैं, लेकिन रेट कौन मुतय्यन करता है ये समझ नहीं। और फिर एक जो लिस्ट आ जाती है वो बिल्कुल ही एक आर्टिफिशियल सी चीज़ है। वो ज़रूर चश्मा ज़रूर होती है हर दुकान के बाहर, लेकिन आप पढ़ लें प्याज 20 रुपये मेरे ख्याल से हमने रिवायतें बस पूरी करनी होती हैं और वो पूरी हो जाती हैं। आप अपना सरकारी निर्खनामा भेज देते हैं, हम यहाँ पे बता देते हैं माफिया बेलगाम है और काम हो जाता है। आमिर भाई ऐसे ही है। और साई साहब की बात तो बड़ी मज़े की थी। उन्होंने कहा कि दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और हाजी क्यों हैं। वो उसमें एक शेर है कि हट्टी उत्ते हाजी बैठा बड़ी मुबारक हस्ती, हट्टी उत्ते हाजी बैठा बड़ी मुबारक हस्ती, साबत मिर्चा महंगियां वेचे पीसियां हुई सस्ती। वाह। क्योंकि उसमें मिलावट होती है, उसमें वो बूरा डाल देते हैं, रंग लेते हैं, और साबत मिर्च लेने जाए तो वो महंगी है, और पीसी हुई आपको सस्ती देगा। तो इनके हज पे ना जाएं, किसी हाजी के हज पे ना जाएं। मैं आपको जाता हूँ उसके ताज जो है, हाजी अमरज अभी है इसमें, उसमें हाजी पे ना रहना। बात यह है कि मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात पे है, इस साल मंडियों की इंतहाई अबतर सूरत हाल है, जिसको कहते हैं आंसुओं के साथ करोड़ों रुपए का माल लेके आए हुए लोग। आप तो विजिट जानवरों को पिलाने का पानी नहीं है। हाँ। और मैंने, क्योंकि मेरा प्रोग्राम आज मेरा चलेगा भी, किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? मुझे बता दें, आप इशू बता रहे हैं। गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी। सॉरी आमिर भाई को इंटरप्ट कर रहा हूं, ये अभी कल खबर चल रही थी कि पानी नहीं मिला और जानवर जो है वो हलाक हो गए। पानी नहीं है पिलाने को, वो बेचारे बर्तन लेके ढूंढ रहे। अब एक बड़ा जानवर जो है वो कितना पानी पीता, कितने लीटर पानी पीता। अच्छा पानी ना पी तो खाना नहीं खाता। हाँ, ऐसे ही। मैं शाहपुर कांजरा मंडी आज चलेगा प्रोग्राम, लोगों से मिला, वो कहते हैं हम अपने घर से चारा लेके आए, उस चारे पे भी 2000 रुपया। उन्होंने कहा जी ये चारे का जो बंडल लेके आए हैं इसका 2000 रुपया अलग से हमें जमा कराएं। मुझे सिर्फ ये बता घर से चारा लेके आए। आमिर भाई आप बिल्कुल ठीक निशानदेही कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं मंडियों का, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहतर तो आप कोई नहीं बता सकता। किसके अंडर हैं ये? निगरान वज़ीर को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दौरा करें जिस तरह हॉस्पिटल्स का कर रहे हैं। इस तरह का ना करें कि जिसमें सबसे पहले उनके वो लोग जो हैं वो बताएं कि जी इस वक्त निगरान वज़ीर आला, वो तो आपको अच्छा एवेन्यू की मंडी में जाएं, लोगों को रोकता बिलकता एक और चीज बता दूं, मोटरवे के लोग इतना तंग करते हैं जो लेके आ रहे हैं गाड़ियां, हर गाड़ी को जुर्माना करते हैं। यानी व्यापारियों के फिलहाल मसाइल बहुत ज्यादा जिनको हल करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बड़ी ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बहुत सारे लोग जो कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर समझते हैं प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से, उनके शकूक व शुबात भी दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन उनको ये भी बताने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे स्किन स्टूडियोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे सैलून्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि दावा करते हैं कि आपका नाक बिल्कुल तीखा कर दिया जाएगा। बोटॉक्स अगर आपने कराने हैं तो आप हर दूसरा बंदा जो है वो इस तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें जितनी जिद्दत आ रही है उतना ही रिस्क फैक्टर भी मैं कहती हूँ कि शामिल हो रहा है। इसके अलावा हम ज़रूर इस पर भी बात करेंगे, बर्न केसेस के हवाले से जो प्लास्टिक सर्जरी की जाती है उस पर भी हमने बात करनी है, कितनी जिद्दत आ रही है और किस तरह से ये काम जो है अगर आप खुदा न खास्ता वो नीम हकीम के पास जाते हैं तो ख़तरा जान किस तरह होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है तारुफ कराना चाहूँगी जी, कंसल्टेंट प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं और इसके साथ साथ मेंबर रीजनेटिव कमेटी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर अफजाल बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया अपने शो में। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच अन्ना फॉर इनवाइटिंग मी। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दौर बहुत जदीद हो रहा है और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती चली जा रही हैं। सबसे पहले कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से बात करें। इन्वेंशन इतनी ज़्यादा हो रही हैं, लोगों के दावे इतने ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया ने लोगों को इतना अपडेट कर दिया है। मैं यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं करना चाहूँगी, मर्द हजरात भी अब अपने फीचर्स को लेकर बहुत ज़्यादा जो हैं वो कॉन्शियस हैं कि जी नाक तीखा होना चाहिए। ख़वातीन तो होती हैं, अब दोनों में ही ये रुझान हम देख रहे हैं। सो मुझे बताइएगा अब जदीद रुझानात के मुताबिक क्या क्या ट्रेंड चल रहा है और हम उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल है ना, जो आपने बात की ये बिल्कुल 100% इसी तरह ही है। इस पे ऑनेस्टली मेरी एक स्टडी पब्लिश हुई आज से कोई लाइक अबाउट 4 years ago। स्टडी पब्लिश हुई मलेशियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में और कंसर्न था एनजाइटी रिलेटेड टू द फेशियल इश्यूज़ जो कि लाइक बाय बर्थ होते हैं या एक्वायर्ड इश्यूज़ होते हैं, जिसमें हम फेस पे लाइक कोई ज़ख़म हो गया, निशान है उसका, या कोई मोल है इवन जो अच्छा नहीं लग रहा, तो इस तरह की जो फेशियल लीजन्स होती हैं वो बंदे की पर्सनालिटी में एनजाइटी का एलिमेंट लेके आती हैं। अब स्टडी वाज ऑन फीमेल्स, इंटरेस्टिंगली जो आपने बात शुरू की तो उसमें देखा कि जब हम प्लास्टिक सर्जरी से उन इश्यूज़ को डील करते थे तो कुछ देर के बाद उन लोगों की एनजाइटी विदाउट एनी एनजाइटी मेडिसिन, सिर्फ हमने उनका प्रॉब्लम रिलीव किया और उससे पहले हमने उनकी एनजाइटी को स्टडी कर लिया। अब पेशेंट दे आर बेसिकली नो मोर पेशेंट्स, अब दे आर कंफर्टेबल, तो हमने कोई 3-1 महीने के बाद बुला के दोबारा उनकी एनजाइटी को असेस किया। उसके लिए क्वेश्चनर्स होते हैं, तो उनकी एनजाइटी बहुत नीचे आ गई। फिर वो मैंने एक जगह पे प्रेजेंट किया यूएसए में, तो मुझे एक क्रिटिक ने क्वेश्चन आगे से कर दिया कि जी यू स्टडीड फीमेल्स, और बिल्कुल टिपिकल आप वाला सवाल था, व्हाई नॉट स्टडीड मेल्स। मैंने कहा जी अब मैं इस दफ़े जाऊँगा तो अभी स्टार्टिंग स्टडी ऑन मेल्स टू, और वेरी इंटरेस्टिंगली मेल्स में एनजाइटी ज़्यादा थी। और वो फिर मेरी जो हमारा किंग एडवर्ड का एनल्स ऑफ KEMU है उसमें मेरा वो आर्टिकल पब्लिश हुआ। किसी टाइम में हम ब्यूटी सैलून्स खवातीन के जो देखते थे, अब वही प्रोडक्ट्स वही सब कुछ आपको मेल सैलून्स में मिल जाता है। बल्कि मेल्स में मैंने देखा लाइक अगर शेव करते हुए हमें भी कोई कट शर्ट लग जाए तो 2-4 दफ़े हम भी देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब प्लास्टिक सर्जरी में ये है कि बहुत सारी चीज़ें, अब देखिए सोसाइटी में जब देखते हैं, मुझे बेसिकली बता देंगे प्लास्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट है क्या? मैं एग्जैक्टली वही बताने लगूँ कि आप देखिए कोई 10 to 20% लोग हम इर्द गिर्द देखते हैं जिनका हेयर लॉस होता है, मेल्स में बाल्ड होते हैं। अब वी गो विद हेयर ट्रांसप्लांट। अब फीमेल्स में तो हेयर ट्रांसप्लांट की शायद ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन बहुत कम पड़ती है, लेकिन मेल्स में दे आर गेटिंग इट राइट। हम फीमेल्स की जब बात करते हैं तो फेस लिफ्ट्स या रिंकल्स राइटेड, इनका कंसर्न ज़्यादा होता है। मेल्स में कंसर्न थोड़े से और तरह के होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। लाइक मेरे पास मेल्स बहुत सारे आते हैं जिनमें हमें ये चिन का या जॉ लाइन्स का इस हवाले से इनको समटाइम ऑगमेंट भी करना पड़ता है, इसमें इम्प्लांट्स या समटाइम फैट करके। तो ये मेल दे वांट दीज एरियाज हैवी, तो उसमें वो एक लुक देने के लिए ख़ास तौर पे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, दे वांट देयर फेस टू बी इन अ डिफरेंट लुक, क्योंकि बॉडी का मसल तो बन सकता है, अब फेस के मसल को इस तरह बिल्ड नहीं कर सकते कि वो टिपिकल एक लुक आए उनकी, जो एक अच्छा सा वो मेल वाली मैस्कुलाइन लुक है, तो वो हम बनाते हैं। इसी तरह प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली डील्स फ्रॉम वर्टेक्स टू टो, हेड से लेके पाँव तक हर जगह पे इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो डीमार्केशन है कि कौन सी कॉस्मेटिक सर्जरी होगी और कौन सी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होगी, अब दुनिया में ये लाइन ऑफ डीमार्केशन ऑलमोस्ट वैनिश्ड है। उसकी वजह है, जैसे मैं कहता हूँ कि एक मोल है, अब कॉस्मेटिक सर्जरी कहेंगे इसको क्योंकि बंदा बीमार तो नहीं है, इट्स जस्ट अ मोल। अब मोल अगर उसको मेंटली पिंच कर रहा है तो वो कहते हैं इट्स नीड, तभी आएगा ना वो। अगर फर्ज करें एक
अब मैं अगर बात करूं तो एक फिगर हैं, दे आर नोन टू मी, और मैं उनको बचपन से, मेरे चूँकि क्लोज थे तो मैं उनको देखता था, उनके फेस पे एक मोल है और मुझे बचपन से उसे, मुझे एक एफिलिएशन थी कि यार ही इज़ माई रिलेटिव वन, और उनके फेस पे बड़ा अच्छा लगता था। एंड व्हेन आई वाज अ ग्रूम प्लास्टिक सर्जन तो मेरे पास वो निकलवाने के लिए आ गए। अच्छा। अब जाहिर है उनको तो नहीं अच्छा लगता होगा। हाँ। अब इसी तरह अगर उनके माइंड में पिंच कर रहा है तो वो कहते हैं कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, इट्स रिकंस्ट्रक्शन, ठीक। क्योंकि आप उसकी एंजाइटी को दूर कर रहे हैं। तो प्लास्टिक में, प्लास्टिक सर्जरी में या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में और कॉस्मेटिक सर्जरी में अगर हम कहें तो दे आर कंसिडर्ड टू बी वन नाउ। ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी में नॉर्मली लोगों का रुझान डॉक्टर साहब Exactly. किस तरफ आप देखते हैं, क्या क्या लोग कराना चाहते हैं और क्या क्या आप लोगों को बता रहे हैं कि आप करा सकते हैं? दैट्स राइट। उसमें यह है कि आना, उसमें बेसिकली द स्काई इज़ द लिमिट, वी कैन डू एनीथिंग। लेकिन उसमें होता है कि पेशेंट जब आते हैं हम उनकी जो अप्रोच होती है उसको देखते हैं कि इज़ इट रियलिस्टिक। लाइक एक पेशेंट आता है तो वो यूजुअली साथ अपनी नोज़ की एक फरमाइश लेके आता है और साथ उसने एक पिक्चर भी किसी एक्ट्रेस की, एक्टर की उठाई होती है, तो अप्रोच रियलिस्टिक नहीं होती। मैं क्या करता हूँ, अगर हम नोज़ की ही बात करें तो मैं उसी पेशेंट के डिफरेंट व्यूज़ बनाता हूँ और वो पिक्चर्स उसके सामने रखता हूँ। हमारे यहाँ कुछ सर्जन ऐसे भी करते हैं कि वो उस सॉफ्टवेयर पे उसको थोड़ा सा रीमोल्ड करके तो वो भी दिखाते हैं कि ऐसा लगेगा, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पेशेंट से उसके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक नोज़ की पिक्चर्स ले ली मुख्तलिफ व्यूज़ में, उससे पूछते हैं कि कौन सी चीज़ आपको बॉदर करती है। लाइक समटाइम आपने देखा नोज़ के ऊपर एक हम्प होता है या टिप ब्रॉड होती है, पेशेंट पॉइंट आउट करता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। अगर पेशेंट कहता है कि नहीं मुझे ये नोज़ ही वो उस बंदे वाला चाहिए जो फलाना है, तो जो बेसिकली इट्स नॉट रियलिस्टिक अप्रोच। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में या एस्थेटिक सर्जरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसकी देख लें क्या अप्रोच जेन्युइन है। समटाइम्स साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं और वो कॉस्मेटिक सर्जरी का हम सोच रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसमें फेस पे बेशुमार काम हम करते हैं, लाइक फोरहेड से, मैंने जिस तरह बताया कि हम बालों की बात करते हैं, तो बालों को सबसे पहले तो अगर बाल गिर रहे हैं, थिन आउट हो रहे हैं, तो उसमें रीजनरेटिव का बड़ा सारा रोल है। PRPs, PDGF, मैं स्टेम सेल्स भी करता हूँ, उसमें बाल गिरने रुक जाते हैं, बालों की थिकनेस में भी इजाफा हो जाता है, बाल इवन लस्टर एंड शाइन भी आ जाती है उसमें। फोरहेड पे आएँ तो फोरहेड के ऊपर जो रिंकल्स, लाइंस आती हैं उनको ज़ाहिर है, और कुछ खास तौर पे लोग जो बॉसी लुक में होते हैं तो वो ज़ाहिर है अल्टीमेटली लाइंस आती हैं तो उनको हम अबॉलिश करते हैं। इसी तरह अगर बाल गिर चुके हैं तो बाल नए सिरे से लगा भी देते हैं। आईब्रोज हैं तो ये सैगी हो जाते हैं, इनको हम एलिवेट करते हैं, वो ऊपर हो जाते हैं। आई लिड के अराउंड आपने ये देखा, यहाँ पे स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है टाइम के साथ, वन ऑफ द एजिंग साइंस, उसको हम सेटल आउट करते हैं। आइज़ का आजकल यहाँ से एलिवेशन का एक ट्रेंड थोड़ा सा चला हुआ है, बिशमार उसके नाम है, लाइक कैट्स आइज एंड व्हाट नॉट, तो वो हम करते हैं। फिर मैलर रीजन है, उसमें यहाँ प्रोमिनेंस चाहिए होती है। आप अगर पुरानी पिक्चर्स अपनी देखें तो यहाँ बबल होता है जो टाइम के साथ साथ फेड आउट होता है, तो यहाँ फिलिंग चाहिए होती है। फिर ये इन एरियाज़ में डिम्पल्स हैं, ग्रूव्स हैं, यहाँ जॉ लाइन, मतलब यू नेम एनी, लिप्स पे आपने देखा हुआ है। लेकिन उसमें सिर्फ ये होता है कि जब पेशेंट आता है तो ये नहीं है कि आप सुने, मैं पर्टिकुलरली अपनी नाज़रीन से ये मैं उनको क्लियर करना चाहूँगा अपने सिटी 42 के तत्व से, कि उसमें ये नहीं कि आप जो देखें तो आप फ़ौरन कह दें कि नहीं मुझे ये कराना है। हाँ, आप आएँ, आप एक्चुअली कंसल्टेंट से डिस्कस करें, फिर उसमें देखें कि क्या वो सूटेबिलिटी बनेगी। वो सूटेबिलिटी अगर बनती है, मैं दो चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगी, रिस्क फैक्टर कितना है अगर आप किसी, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो आप ब्यूटी सैलून्स पे चले जाएं तो हमारे यहाँ सब लोग ही ये दावा कर रहे हैं कि वो ये कर सकते हैं। जगह जगह आपको स्किन स्टूडियो खुले मिल रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि वो ये सब कुछ कर सकते हैं बोटॉक्स के नाम पे, फिलर के नाम पे। अच्छा, अब रिस्क फैक्टर कितना है अगर खुदा न खास्ता कुछ, अगर आप नीम हकीम के हत्थे चढ़ जाएं तो क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है? सेकेंडली वो लोग जो कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें अक्सर ख्याल आता है कि फलां इवेंट है, मेरी शादी है, अब तो मुझे ये कराना है, टाइम गैप कितना होना चाहिए? वेरी वैलिड, और दोनों क्वेश्चन ही बड़े आपके जानदार हैं। उसमें ये सवाल ये है कि जब हम कहते हैं कि सर्जरी है, अब मेरे टीचर जिनके साथ मैंने USA में काम किया था, मार्क कर्नर कहते होते थे कि नो सर्जरी इज़ विदाउट कॉम्प्लिकेशन। अब देखिए कुछ ना कुछ हो तो सूजन तो हो ही जाती है ना, और ना हो तो एक आध दिन पेन तो रहती है जी। अब डिपेंड करता है कि क्या आप एक बिल्कुल नेचुरल चीज को थोड़ा सा दैट्स राइट, तो उसमें एक दो दिन ये चीज़ें रहनी चाहिए, ये इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। अच्छा जी, उसके बाद ये होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हम कहते हैं अनअवॉइडेबल हैं, जिसमें ये चीज़ें होगी। अब कुछ कॉम्प्लिकेशन जो रेयर होती हैं, रेयर में कैसे है कि कहीं पे कोई निशान आ गया या कट का कोई निशान ठीक ना हुआ, कई दफ़े कट के निशान थोड़ा सा ग्रो करना शुरू करते हैं, स्कार्स, जिसको केलॉइड या हाइपरट्रोफिक स्कार्स कहते हैं।
अब ये सारी चीज़ें हम एज ए प्रोफेशनल एज ए स्पेशलिस्ट इसको असेस करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि लाइक ड्राइवर है, तो हु इज़ ड्राइविंग, हु इज़ ऑपरेटिंग, इट मेक्स डिफरेंस। अगर क्वालिफाइड नहीं है, अगर वो ट्रेन नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइड होना भी सम टाइम काफ़ी नहीं होता, क्योंकि डिग्री में चूँकि जब हम प्रैक्टिकली असेस करते हैं, अपने लोगों के एग्ज़ाम्स लेते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम उनको ट्रेन करते हैं और फिर एग्ज़ाम लेते हैं, तो एग्ज़ाम में कभी भी ऑपरेट करके नहीं दिखाते। थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है ना, हम उनको लिखवा के पेपर्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी पास होती है तो फिर उसको वाइवा लेते हैं, पेशेंट पे लेते हैं नो डाउट, लेकिन दुनिया में किसी भी जगह पे किसी भी स्पेशलिटी में ऑपरेशन करा के नहीं देखा जाता। सो ये इंडिविजुअल स्किल्स भी हैं, नॉलेज अलग है, स्किल अलग है। फिर मुझे नहीं समझ आती कैसे हो सकता है कि हम क्वैक्स के पास चले जाते हैं और हम कहते हैं कि जो एक बंदा जिसका बेसिकली फील्ड के साथ ताल्लुक नहीं है, और दुनिया का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी सर्जरी उस बंदे को करनी चाहिए जिसको उसकी कॉम्प्लिकेशन भी संभालनी आती है। क्वालिफिकेशन और डिग्री की तो बात असाइड है, वो तो है ही है। यही वजह है कि चूंकि एक एरिया प्लास्टिक सर्जरी में बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा एरिया है कि आप ये देखिए कि इवन यूएस में भी, यूके में भी प्लास्टिक सर्जन दे आर मिनिमम। हमारे यहाँ भी अब हमारे जो तहसील लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, इवन डिवीजन लेवल तक प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि थोड़े लोग हैं। बिल्कुल, स्पेशलिटी बड़ी लंबी होती है, लोग आते कम हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स थोड़े होते हैं, फिर पास रेशो थोड़ी होती है, तो इसलिए लोग थोड़े होते हैं। तो अब जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर वाई पीपल कैन डिसाइड अबाउट कि हम क्वैक्स के पास जाके पॉलर स्पेस से अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो समझते हैं बैरूनी मुल्क जाएंगे, यहाँ पर पाकिस्तान में कितनी जिद्दत पाकिस्तान में आई है, आपने खुद इस पर बहुत काम किया, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने मुतारिफ कराए उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। या ना, हम अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में वो क्या कहते हैं, ज़रा नम होती मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, तो अल्लाह का एहसान है। हमने पाकिस्तान में वी रियली वर्क वेरी हार्ड, वी वर्कड अ लॉट। हमने रीजनरेटिव्स पे बहुत सारा काम शुरू किया है, लाइक पहले पीआरपी चल रही थी, मैं अब उसको सुपर लेवल पे ले गया हूँ, मैं अब पीडीजीएफ कर रहा हूँ। इसी तरह बॉडी से ही टिश्यूज़ एक्सट्रैक्ट करके आई एम वर्किंग ऑन स्टेम सेल्स पे काफ़ी सारी मेरी स्टडीज़ पब्लिश भी हुई हैं। फिर इन्वेंशंस हैं मेरी, मैं कोई 15 के करीब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेंशंस हैं। दे आर बेसिकली IPO, हमारा एक इदारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह मेरी USPTO के साथ भी रजिस्टर्ड हैं। दे आर बेसिकली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड इन प्लास्टिक सर्जरी। उसमें मैं चूँकि एंड यूज़र हूँ, सर्जन हूँ, तो मैं चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन करता हूँ कि एक सर्जन की लेबर कम हो, पेशेंट का एनेस्थीसिया टाइम कम हो। जब ये चीज़ें होंगी, स्मार्ट एक्टिविटी होगी, तो रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो ये एक्चुअली एक रोल है जो कि हम प्ले करते हैं एज ए प्लास्टिक सर्जन, और इसी की वजह से ये बहुत सारी चीज़ों में, इवन हम जब सोचते हैं कि हम यूरोप की तरफ ट्रैवल करते हैं तो मॉडर्निटी है या चीज़ें बहुत सारी जिद्दत में चली जाती हैं, तो ऑनेस्टली ऐसा नहीं है। लाइक मैं साल में कोई 6-7 डिफरेंट कंट्रीज़ में, स्टार्टिंग फ्रॉम कनाडा टिल जापान, में लेक्चर देता हूँ। अभी पिछले दिनों में मैं UK में था, हमारी एक मीटिंग थी, उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान को अच्छा प्रेजेंट भी किया। अभी नेक्स्ट मंथ में USA में एस्थेटिक शो हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन मैं करूँगा। ये चीज़ें तो हम कर रहे हैं, और वो लोग बुला के हमसे सीखते हैं, हमें सुनते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि जी हम सिर्फ वहाँ जाते हैं तो वहाँ सिर्फ ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, नहीं, वो हमें पढ़ाने के लिए, हमें हमारे से लेक्चर्स सुनने के लिए वो बुलाते हैं, और फिर हमें इवन पे भी करते हैं। यानी पाकिस्तान में हर इलाज भी मौजूद है, तमीम भी मौजूद है। आप जो करवाना चाह रहे हैं ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, डॉक्टर की राय को मज़ीद तरजीह देंगे अपनी शौक पे, तो मेरे ख्याल से आपके लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन डॉक्टर का इंतखाब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या देखने वालों को देना चाहेंगे? मैसेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपना एक तो लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए, और जब आप डिसीजन करने की कोशिश करते हैं कि हमें ये वाला प्रोसीजर कराना है या ये चीज़ें हमें चेंजेस हैं, तो एक्सपर्ट के पास आइए, स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उससे एक डिस्कशन कीजिए कि जी ये चीज़ें मैं चाहता हूँ, इसमें कौन सी फिजिबिलिटी है, कौन सी सूटेबिलिटी है, और ऑलवेज़ पुट योर सेल्फ टू बी इन द सेफर हैंड्स। उससे पहले डिसाइड कीजिए कि आप अपना आप किसको सौंप रहे हैं और किसके ज़िम्मे लगा रहे हैं टू कट, क्योंकि ये रिस्क वाला मामला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और वक्त कम, मुकाबला सख्त है, सभी लोग मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी जो लोगों की डिस्कशन हम सुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग विंडो शॉपिंग पर इक्तफा हो रहा है कि जी जाके रेट देख लें, जानवर देख लें, कौन सा जानवर कितने रुपए में मिलेगा ये देख लें। अच्छा जी, हम आपको थोड़ा सा आइडिया हर रोज़ दे रहे हैं कि फ़लाँ मंडी में ये रेट चल रहे हैं,
कल हमने आपको पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी का दिखाया सूरत हाल, आज हम लखो डेर का रुख करेंगे। सो वहाँ पर इंतजामात भी देखेंगे, कीमतों का रुझान भी देखेंगे और आप जो तलाश कर रहे हैं कि जानवर खूबसूरत होना चाहिए वो भी देखेंगे। ग्राहक क्या डिमांड कर रहे हैं, व्यापारी क्या डिमांड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हम चलते हैं, मायदा हमारी रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं जी लखो डेर में। मायदा, सबसे पहले तो बताइएगा यहाँ पर जानवर किस तरह के हैं, बकरे, छतरे और इसके अलावा अगर आप देख रही हैं बड़ा जानवर तो कीमतों का रुझान भी बताइएगा। और सब लोग जो खूबसूरत जानवर चाह रहे हैं, कुछ खूबसूरत जानवर भी आपने ढूंढ के हमें दिखाने हैं जी। है ना, बिल्कुल जिस तरह आपने खूबसूरत जानवर का कहा है, ये देखें मेरे साथ इस वक्त जुगनू बैल मौजूद है। इसको थोड़ा लाना मुश्किल है, थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन ये इस टाइम मंडी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत तरीन जानवर है, बैल है ये। इसको आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये कद में, हाइट में भी ऑलमोस्ट मेरे जितनी हाइट है इसकी, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बैल है ये। इन्हीं के मालिक से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा इसका वजन कितना है और क्या कीमत डिमांड कर रहे हैं आप? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपया यहाँ पर मांगा जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बैल है। इसकी खुराक क्या है, मुझे ये बताइएगा। इसकी खुराक है, इसे आटा डालते हैं, खल डालते हैं। अच्छा मायदा मुझे ये बताएं मायदा, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, 10 लाख अगर ये डिमांड कर रहे हैं, अब क्योंकि हमने वो नाजरीन जिन्होंने घर से जाना है बड़े जानवर की खरीदारी के लिए, तो 10 लाख डिमांड से ये कितना मैक्सिमम नीचे आ जाएंगे? 8 में, 7 में, कितने में ये जानवर फरोख्त कर देंगे? क्योंकि इन्हें बताएं, हो सकता है कि इनका जानवर टीवी पे पसंद करके कोई लखो डेर मंडी आ ही जाए। बिल्कुल है ना, जैसे आप बात कर रही थी, आपकी सवाल पूछने के दौरान ही यहाँ पर एक खरीदार भी आ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। इनसे पहले इनकी डिमांड पूछ लेते हैं। लास्ट आप क्या डिमांड करेंगे? लास्ट 9 लाख रुपए का दे। कम नहीं? नहीं, इससे कम। अच्छा, यहाँ पर खरीदार भी आ चुके हैं, उनसे भी हम जाएं। वो यहाँ पर इसी जुगनू बैल को देखकर आए हैं, जिसको आप देख सकती हैं कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, कितना खूबसूरत जानवर है, क्या कहना चाहिए? माशाल्लाह प्यारा जानवर है, लेकिन थोड़ी डिमांड ज़्यादा है, इसकी कम होनी चाहिए थोड़ी सी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं, वो कितनी डिमांड आपकी है? तकरीबन कोई 5 लाख होना। 5 लाख में दे देंगे? नहीं, 5 लाख भी नहीं। इन पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 2-2 साल इनसे मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर जाके ये तैयार होते हैं। तो 5 लाख से कम नहीं 5 कर लाख रुपए पैसे दे दें। नहीं तो ये तो हमारी ये ज़्यादा है ना, फिर पैसे इनके ज़्यादा लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं। पैसे ज़्यादा नहीं है, ये लेने वाले तो कहते हैं ज़्यादा लग रहे हैं, तो लेकिन जब जो मेहनत करता है उसे पता होता है ना कि ये मुझे। कोई थोड़े से आप बढ़ा लें। 20,000 बढ़ा लें आप। 20,000 बढ़ा लें? नहीं, ये 20,000 कम दे दें। वो कह रहे 20,000 कम दे दें, ये तो फिर ना होने के हवाले हुई। तो फिर अब हम क्या करें, अब हमारी इस पे मेहनत बहुत है, खर्च बहुत ज़्यादा है इस पे। 5 लाख ले लें फिर। 4 किलो दूध इसे बिला नागा पिलाया जाता था। अब उन्होंने 5.5 लगा दिए। नहीं, ये वो तो मान ही नहीं रहे। फिर इनकी मर्जी है ना, या इन्होंने भी देना, किसी ना किसी को तो देना ही है ना। तो देना भाई, कीमत के साथ देंगे ना हम। अब कीमत कोई देगा तो देंगे ना, अब कीमत के बगैर कुछ थोड़ा कम होना चाहिए। यहाँ पर एक और कस्टमर जो है ना वो आ चुके हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर बैल है, आप लेने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा आगे आ जाएं आप। जी 9 लाख इन्होंने डिमांड किया, आप कितना कहते हैं? बेटा, एक बात तो ये आ गया, सारी मार्केट हमने फ्री है, सस्ता कोई चीज़ नहीं मिल रही इस दफ़ा। समझ आए, इसमें बहुत महंगाई है। ये जो मांगने वाले हैं इनका भी बहुत खर्चा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमें सस्ता मिल जाए। कितना सस्ता लेके जाना चाहते हैं? ये जो मेरे साहब हैं उन्होंने 5.5 लाख लगाया है, मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने पैसे बिल्कुल सही लगाए हैं। एक और कस्टमर है जो 5.5 में मांग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं। ये ले जी, अना देख रही हैं आप, ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने 5.5 का नहीं बेचना, 10 लाख डिमांड जारी है। लेकिन चले बड़े जानवर का तो हमने अपने नाजरीन को आइडिया करा दिया है कि जी 10 लाख डिमांड थी, 9 पे आगे व्यापारी और खरीदार कह रहे हैं कि 5 लाख। सो ये भाव ताव तो ऐसे ही आज सारा दिन वायदा चलता रहना है। छोटे जानवर की तरफ जाएं और उसकी कीमत हमें बताएं, इस मार्केट में क्या है, अगर कोई बकरा खरीदना चाह रहा है तो। आपको मैं दिखाने ही लगी थी, ये छोटे बकरे हैं जो इस टाइम मंडी में है। एक का नाम गोलू है और ये एक दूसरा आगे, इसका नाम मोलू है। गोलू मोलू दोनों बकरे हैं, लेकिन इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा डिमांड की जा रही है। मुझे बताइएगा, ये बकरों की कीमत कितने? माशाल्लाह बकरे है ना बहुत खूबसूरत। 2 लाख मांगता। 2 लाख रुपया इस बकरे का मांगा जा रहा है, गोलू का। और मोलू का क्या मांग रहे हैं? इसका 1,80,000 रुपया। 1,80,000 कम नहीं करना आप? कितना कम कर? तकरीबन 20,000।
50,000। ये देखिए ना कितना खूबसूरत जानवर है ये, और वो भी बकायदा तौर पर देख रहे हैं। मायदा जानवर खूबसूरत होने के साथ साथ रेट बहुत ज्यादा बता रहे हैं। 2-2 लाख रुपए में अगर बकरा मिलेगा तो कैसे कोई खरीदार, इनसे पूछें क्या ये बेचने की नीयत से भी आए हैं या नहीं? नहीं, ये खरीदारी के लिए आए हैं। मुझे बताइए, अब ये आपने इतना खूबसूरत मोलू बकरा देखा है, क्या कहना चाहेंगे? इसका 1 लाख लगा रहा हूँ। 1 लाख लगा दिया जी। जी हम नहीं देते 1 लाख। क्यों नहीं देंगे आप? इसका ऊपर खर्चा बहुत। ऊपर खर्चा बहुत है, कुछ आप ही अपनी कोई प्राइस बढ़ा रहे हैं। 5,000 ऊपर कर रहे हैं। 5,000 आप 5,000 कम दीजिए। 5,000 1 5 ठीक है यार जी, सवाल ही पैदा नहीं होता था। चल 5 ऊपर और कर लें, 1 10 सही है। आप पक्की बात बताइए, जितने में बात है 1 10 1 लाख 10,000। हमारी आखिरी डिमांड 1.5 लाख रुपए। यार एक 15 कर लो चले। नहीं होता सर, वो बढ़ते जा रहे हैं वैसे। कोई बात ये तो फिर आप अच्छा जी मायदा, अब इनको आप भाव-ताव करने दें। ये तो खूबसूरती के पैसे वसूल कर रहे हैं। बकरे तो वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन रेट भी बहुत ज्यादा। 50-60 हजार रुपए में भी यहाँ पे कोई बकरा मिल रहा है। 50-60 हजार रुपए बजट के साथ आना है तो कुछ यहाँ पर 50-60 हजार रुपए में भी अवेलेबल है या नहीं? अच्छा जी मायदा ने, जी मायदा कहिए। मंडी को जो है वो सर्च किया है, उसके मुताबिक तो हमें यहाँ पर जो देखने में नजर आ रहा है 50-60 हजार, जिस तरह आप कह रही हैं, जिस तरह आप इन बकरों को देख रही हैं, वो बकरे उस तरह से नहीं है, नॉर्मल बकरे हैं, लेकिन मिल जाते हैं 50 से 60 हजार तक। लेकिन जो पले हुए खूबसूरत जानवर हैं, जिनको इन्होंने बहुत शौक से पाला है और घरों के पले हुए बकरे हैं, तो इनकी कीमत भी उसी तरह से डिमांड की जा रही है। क्योंकि यहाँ जो व्यापारी लेकर आए उनका कहना ये है कि हम इनको बड़े शौक से पाला है, इनकी खुराक में हमने इनको देसी घी, बादाम, पिस्ता, इस तरह की चीजें जो है वो हमने दी है, तो वो भी तो हमने अब पूरी करनी है ना। ठीक है मायदा, ये तो हमें आपने बता दिया कि जानवरों की कीमतों का क्या रुझान है। हमें पता चल रहा है कि मंडियों में सहूलियात ना होने के बराबर हैं। सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, व्यापारी बहुत शिकायत कर रहे हैं। सो लखोडेन मंडी में सहूलियात के हवाले से क्या आपने देखा, वो भी बता दें हमें। यहाँ पे मंडी में जो सिचुएशन इस टाइम देखने में नज़र आई है ना, वो बिल्कुल आपके मुताबिक ठीक है कि यहाँ पर जहाँ बेचारे दूर दराज से इलाकों से लोग आए हुए हैं, उनको ना तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बिजली फ्राहम की जा रही है, ना उनको यहाँ पर पानी की मायदा अगर कोई व्यापारी आपके पास है तो जरा उनसे पूछें क्या मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी उन्हें, किसी व्यापारी से हमारी बात कराएं। बिल्कुल है ना, के मुताबिक हम पूछते हैं इनसे। मुझे बताइएगा, मवेशी मंडी में कितने दिनों से आपने क्याम किया हुआ है और क्या क्या मुश्किलात आपको दरपेश आ रही हैं? हमको 10 दिन हो गए हैं। इधर ना कोई बिजली की सहूलत है, ना पानी इधर अच्छा है, पानी भी बदबू वाला है। ये हमारा जानवर पीते नहीं है उस पानी को। तो अभी तक कोई जानवर आपके बीमार हुए हैं कि पानी ना मिलने की, सहूलियत मुयस्सर ना होने की वजह से? हम इनको पानी बाहर फिल्टर वाला पिलाते हैं। फिल्टर वाला तो उस पर भी खर्चा आ जाता है। चले जी, थैंक यू सो मच। लखोडेन मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें क्या हैं, बड़ा जानवर, छोटा जानवर, सहूलियात क्या हैं, ये हमने आज बता दिया है। सो अगर आपने लखोडेन मंडी में जाना है तो आपको कितने पैसे साथ लेके जाने हैं, ये थोड़ा सा बेसिकली आपको आइडिया हो चुका होगा। थैंक यू सो मच मायदा, आपने हमें तमाम तर चीज़ें बताई। सेकेंडली, बहुत अफसोसनाक बात यह है कि जी सहूलियात मुकम्मल तौर पर ना होने के बराबर हैं। इतनी शदीद गर्मी है, जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं है, कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं। सो इस पर जो इदारे रिस्पॉन्सिबल है, मेरे ख्याल से उनको तवज्जो देनी चाहिए। और अब जिनकी सालगिरह है उनको हमने विश करना है। आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमें पता है जी। सो आ जाते हैं जी लिस्ट की तरफ। हुसनैन की आज बर्थडे है, अबू बकर की, अली आसिफ, सुहेब की बर्थडे है, कासिम, अजहर, अतीक, और इसके बाद जी मियाँ उमर की बर्थडे है, हुज़ैफ़ा, अतर फारूक, उमर फारूक, अली की बर्थडे है आज। सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी कल सालगिरह है, हमें पिक्चर्स भिजवा दें, कल के प्रोग्राम का हिस्सा हम लाजमी बनाएंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हर तरफ एंग्जाइटी, हर दूसरा बंदा परेशान। कभी आप देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सवार कर लेते हैं, लेकिन हम अक्सर आपके साथ मुस्बत तब्दीली की बात करते हैं, मुस्बत सोच की बात करते हैं, अच्छा सोचने की बात करते हैं। हम अच्छा सोच रहे हैं, हमारी अच्छी सोच दूसरों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, हम एक माहौल अच्छा बनाने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, एक इंसान की मौजूदगी दूसरों के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है, दूसरों के लिए मुस्बत सोच की बाइस कैसे बन सकती है, दूसरों को कैसे ईजी आप कर सकते हैं। अगर कोई परेशान है, आप किसी इन्वायरमेंट में गए हैं, अब आप उस परेशानी को कम करने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं।
मुस्बत सोच और एक अच्छा माहौल कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ऑरा हीलर एजाज अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। असल में मुझे बताइएगा, हर दूसरा बंदा परेशान है, एक दौड़ सी लगी है, काम पे जा रहे हैं, घर के काम निपटा लिए, अगर आप कहीं बैठे भी हैं तो सोचें आप दूसरी सोच रहे हैं। सो हम मुस्बत सोच की बात करते हैं, इजी रहने की बात करते हैं, मुमकिन कैसे है? देखें, जब जैसे जैसे आप अल्लाह ताला से दूर होते जाएंगे, वो जो स्पेस है ना, वो दुख घेर लेगा, मायूसी घेर लेगी। ये स्पेस है। हमने अपने काम भी करने हैं, हमने अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है, मगर आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप पिकनिक पे आए हुए हैं। यहाँ पे पिकनिक में आप जब से घर से निकलते हैं तो आप सारी फैसिलिटी साथ नहीं लेके जा सकते। जो होता है उस पर आप इंजॉय करते हैं, जो नहीं होता आप उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आपने यहाँ पे हमेशा नहीं रहना, आपने यहाँ पे लेगेसी छोड़नी है, आपने इस दुनिया में अपना तासुर छोड़ना है, और वो आपके मरने के बाद भी हमेशा चलता रहेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या तासुर छोड़ते हैं। अगर हम किसी के साथ बैठते हैं और हमारी कोनियाँ उनको चुभती हैं, हमारी आंखें उनको चुभती हैं, हमारे अल्फाज उनको चुभते हैं, हमें अगर आप किसी भी इंसान को अपने आप से किसी वक्त भी कमतर समझते हैं ना, तो सबसे पहले उसको पता चल जाता है, आपकी एनर्जी उसको बता देती है। हमने किसी मक्खी की तरह सिर्फ गन पे नहीं बैठना, हमने हमेशा इंसान में से खूबियाँ निकालनी है। स्ट्रेस भी आएगी, ज़िंदगी है, परेशानी भी आएगी, ज़िंदगी है, मगर अगर हमारे सर पे हमारा अल्लाह है, हमारा साईं मौजूद है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेस की कोई वजह होनी चाहिए। आप जब किसी इंसान को मिलते हैं तो 10 से 15% आपकी पर्सनालिटी, आपके कपड़े, आपका कलर कॉम्बिनेशन, आपकी परफ्यूम, आपकी मेकअप, वो उसको फैसिनेट करती है, अच्छा या बुरा। मगर 80% आपकी एनर्जी उसको टच करती है। जब दो लोग मिलते हैं, उनके औरे आपस में मिलते हैं, और फिर आपके पैनियल ग्लैंड में रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाती है कि इस बंदा कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। मेरी तो ये फील्ड है, 20-22 साल हो गए मैं पाकिस्तान इसीलिए आता हूँ कि कहीं ना कहीं हमने ये रोशनी जो है अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, हम सब में फैला है। आपका और अगर मुस्बत होगा तो पूरा मुआशरा मुस्बत होता जाएगा। कम से कम आप जो आपके सराउंडिंग के लोग हैं, और आप यकीन करें, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप जिसको जो अता करेंगे ना, आपको वही वापस आना। तो फिर हम पॉजिटिविटी क्यों ना दें, क्योंकि हमें भी वही आनी है ना वापस। बिल्कुल आपने सही कहा, मायूसी हर बंदे के अंदर है। दौड़ लगाने के बावजूद लोग कहते हैं हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो इस मायूसी का खात्मा कैसे मुमकिन है? देखिए, मायूसी आपके सवालों के या आपकी जो ख्वाहिशात है उसके नामुकम्मल जवाबात की वजह से आती है। आप मायूस कब होते हैं? जब आप मुझे एक बात बताएं, ना आपका खाना आपके बस में, ना आपकी शक्ल आपकी बस में, ना आपकी सेहत आपकी बस में, ना आपके फाइनेंस आपके बस में, ना आपके रिश्ते आपके बस में। आपकी बस में आपकी सोच है। बाकी मेरे अल्लाह ताला ने हर चीज़ आपके लिए डिज़ाइन करके पहले रख दी है। आप जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड के पास जाएंगे, सबसे बड़ी जो चाबी है वो ग्रेटिट्यूड है, शुक्र अदा करना। आपके मायूसी आपके पास क्या कितनी चीज़ें नहीं होंगी, एक नहीं होगी, दो नहीं होगी, तीन नहीं होगी, मगर जो करोड़ों चीज़ें आपको अल्लाह ताला ने अता फरमा दी हैं, आप उसका डिनाइल क्यों करेंगे? वो अगर आप करेंगे तो मायूसी तो आएगी, और अगर आप शुक्र अदा करेंगे तो आपकी हर चीज़ मुस्बत, हर चीज़ खूबसूरत, हर चीज़ मुअत्तर होती जाएगी। हमें हर गैदरिंग में बैठ के लगता है फलां बंदा भी मेरे खिलाफ है, फलां बंदा भी ये मेरी तरफ ऐसे देख रहा है तो ये मेरे बारे में सही नहीं सोच रहा। या कोई आजकल रिश्तेदारों में ये चीज़ बहुत है कि आपको लगता ही नहीं कोई आपका अच्छा सगा रिश्तेदार है। सो ये जो फीलिंग्स आपको आती हैं, क्या इंडिकेशन होती है? मेरा ख्याल है हम उनको पसंद नहीं करते, हम उनको कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते। हमारे सबकॉन्शियस में कोई ना कोई खौफ है, डिसऑर्डर है, फोबिया है। जब हम उनको उसे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं ना, या उनको माफ़ करना शुरू कर देते हैं, या उनको बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं, तो उन्हीं फीलिंग्स के ओवरफ्लो हमारे पास थोड़े अरसे बाद आने शुरू करती है। आप नोट कर लीजिए, कुछ लोग हैं जो आपको समझते हैं कि आपके साथ ऑफिस में ठीक नहीं है, आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप अल्लाह की रज़ा के लिए, चाहे वो खातून हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी, आप अल्लाह की रज़ा के लिए कि अल्लाह ताला की पेंटिंग आप मोहब्बत करना शुरू कर दें। ठीक 1 या 2 दिन बाद, हो सकता है 2 घंटे बाद, उनकी तरफ से मोहब्बत का भरपूर इज़हार आपको आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे अपने पास होते ही रवैये, हमारे पास वो सर्च लाइट है जिसका बीम हमारे पास ही लौट के आनी होती है। कुछ ऐसी चीज़ कि हम अपने रवैयों पर, हम अपने एहसासात पर, हम अपनी नेगेटिव थॉट्स पर किस तरह से काबू पा सकते हैं? देखिए, आपके माइंड
जो है ना बड़ा रिफाइंड चीज़ है आपकी माइंड। जिस तरह आप उसको ट्रेन कर देंगे ना, हमारी 97% जो चीज़ें हैं वो हमारी प्रोग्राम होती हैं। सुबह उठना, ब्रश करना, बाथरूम जाना, तैयार होना, भागना, रास्ते में से कॉफ़ी का कप पकड़ना या नहीं पकड़ना, दुआ करनी, फिर उसके बाद हमने पहुंचना। इसमें हमारे अपने जो न्यूरोपैथ है वो बिल्कुल यूज़ नहीं होता, हमारे अंदर कोई इन्वेंशन यूज़ नहीं करे। आप रोज़ाना ये काम करें कि आज मैंने किसी ऐसे बंदे को खुश करना है जो बहुत उदास है। अगर अल्लाह ताला के बंदे को, आप एक बंदे को खुश करेंगे, महीने में 30 हो गए ना, तो आपके ऊपर वो कितने फ़ज़ाइल करेगा। और उसके बाद अगर हम मज़हब से मावरा होकर सोचें, आप सिर्फ लॉ अट्रैक्शन का सोचें, आप पॉजिटिविटी के, तो एक 30-30 करके हर महीने जो आप लोग पॉजिटिव करेंगे तो ये लोग हज़ारों में फिर आपको खुश करने चल पड़ेंगे। तो आपने अपना हिस्सा डालना है मुआशरे में, आपने अपना हिस्सा डालना है इस पूरे प्लेनेट में, आपने अपना हिस्सा डालना है किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। बिल्कुल सही आपने कहा। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? देखिए, माफ़ करना सीखें और इसकी प्रैक्टिस शुरू करें अपनी ज़ात से। अगर हम अपनी ज़ात को, ख़ासकर इस मुआशरे में, अपनी ज़ात को माफ़ नहीं करते, हमारे अंदर बहुत गिल्ट होते हैं, हमारे अंदर बड़े डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले अपने आप से शुरू करें, फिर मुआशरे को माफ़ी की तलकीन करें और सबको माफ़ करें, आप सुकून से सो सकें। बिल्कुल आपने सही कहा। आप इजी भी रहेंगे, सुकून में भी रहेंगे, अपने इर्द गिर्द आप अच्छा माहौल भी फील करेंगे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।